आज हमने पढ़ना है रैंडम सैम्पल रैंडम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें हमारे पास है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक। ये नेक्स्ट हम देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आपका इसमें है पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर का कॉन्सेप्ट आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ। पैरामीटर क्या होता है? एनी वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। जो भी वैल्यू पॉपुलेशन से हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम कहते हैं पैरामीटर। और पैरामीटर हमारे पास फिक्स कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि म्यू होता है, सिग्मा होता है, म्यू होता है, सिग्मा पाए, ये सारी वैल्यूज हमारे पास पैरामीटर्स होती हैं। और इनको हम ग्रीक लेटर से शो करते हैं। अक्सर ये एमसीक्यूज में आ जाता है कि पैरामीटर को लैटिन में शो करते हैं या ग्रीक में, तो आपने डिफरेंस याद रखना है ग्रीक लेटर, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है पॉपुलेशन। टोटल को हम इस तरह से लिखते हैं, टॉ इज इक्वल टू डबल समेशन एक्स आई। अगर जहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो इस तरह से करना है। पॉपुलेशन मीन हमारे पास होता है म्यू। पॉपुलेशन वेरियंस हमारे पास होता है सिग्मा स्क्वायर। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन होता है हमारे पास पाई के ओवर एन के। हमने ये फर्स्ट ईयर में कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ये प्रोपोर्शन का भी। हमारे सक्सेसिव जो होती हैं वो ट्रायल्स को हम के कहते हैं, और कैपिटल हमारा एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। स्टैटिस्टिक क्या होता है? एनी वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। अब जो भी वैल्यू हम सैंपल से कैलकुलेट करते हैं उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं, और इसको हम लेटर लेटर से शो करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास होता है एक्स बार एस आर, जिसमें कि हमने ऊपर पढ़ा था। ये हमारे पास था म्यू म्यू सिग्मा स्क्वायर और पाई। अब ये जो सैंपल है स्टैटिस्टिक है वो बेसिकली एस्टिमेट है ना पैरामीटर का, तो वो हमारे पास म्यू की जगह पे आ जाता है, एक्स बार उसका एस्टिमेट सिग्मा स्क्वायर की जगह पे आ जाता है, एस के पाई की जगह पे आ जाता है पी। स्टैटिस्टिक में बेसिकली हम उसके एस्टिमेट्स लिखते हैं, ठीक है। बस यहाँ से आपने इसकी डेफिनेशन देख लेनी है पैरामीटर की और स्टैटिस्टिक की, और इनको किन लेटर में शो करते हैं और कौन कौन से हमारे पास जो है पैरामीटर है कौन से हैं, और जो स्टैटिस्टिक है वो कौन से हैं। हमेशा याद रखना जो पॉपुलेशन का होगा वो पैरामीटर होगा, जो सैंपल का होगा वो स्टैटिस्टिक होगा। जैसे कि देखिए वहाँ पे टोटल को जस्ट कैपिटल डबल समेशन से शो किया था, यहाँ पे सिंपल समेशन एक्स से किया हुआ है। वहाँ पे एक्स बार से म्यू शो किया हुआ था, यहाँ पे एक्स बार से, वहाँ पे सिग्मा स्क्वायर था, यहाँ पे एस स्क्वायर है। ये याद रखना, ये वाला हमारा एस स्क्वायर होता है वेरिएंस बाइस्ड, और ये वाला वेरिएंस हमारा होता है अनबाइस्ड, जिसके नीचे जो है n-1 डिवाइजर होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रोपोर्शन। वहाँ पे हमने k ओवर n लिखा था कैपिटल एन, यहाँ पे x ओवर n। x भी हमारे वही होते हैं सक्सेसिव ट्रायल्स, सक्सेसिव आउटकम। अच्छा जी, अब आता है नेक्स्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक। अब स्टैटिस्टिक की जगह पे कोई भी वैल्यू आ सकती है। आपने इस चैप्टर में पढ़ना होगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल variance, sampling distribution difference between sample mean, sampling distribution difference between variance, next sampling distribution of proportion, फिर उसके बाद sampling distribution of difference between proportion। ये सारे आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक का मतलब आप कोई भी यहाँ पे स्टैटिस्टिक लगा सकते हैं। आपने लगा लिया सैंपल के लिए एक्स बार लगा लिया, वेरिएंस के लिए आपने सिग्मा एस लगा लिया, उसके बाद आपन क्वेश्चन का इन सारे स्टैटिस्टिक आप जो है यहाँ पे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक ऑब्टेन फ्रॉम ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ स्पेसिफाइड साइज दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन। आपके पास जो पॉपुलेशन होगी, ठीक है, आपको गिवन होगी क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको पॉपुलेशन गिवन होगी, आपने उसके पॉसिबल सैंपल्स बनाने होंगे और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, वो प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में होगी, तो वो हमारी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। ये भी हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन, तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। हमारे पास पॉपुलेशन होगी, सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारे पास पॉपुलेशन होगी क्वेश्चन में, हमने उसके पॉसिबल सैंपल्स बनाने हैं, फिर उसकी हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, वो हमारी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद स्टैंडर्ड एरर क्या होता है। अभी देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन हमने पढ़ा था। स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस हमारा किसी भी डाटा का हम निकाल सकते हैं।
लेकिन अगर हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, ठीक है, देखें द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है कि आप किसी भी डाटा का निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। ठीक है, अगर आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया तो वो हमारा स्टैंडर्ड एरर कहलाएगा, वो स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं कहलाएगा, वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम जनरल पॉपुलेशंस। अब ये आपको पता है हमने इसमें लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी जिसमें एन इंक्रीज कर जाएगा तो वो नॉर्मल को अप्रोच कर जाती है। ठीक है, इसको सेंट्रल लिमिट थ्योरम के थ्रू हम कहते हैं, जैसे जैसे हमारा एन इंक्रीज कर जाता है वैसे हमारी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल को अप्रोच कर जाती है। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट पर्टिकुलर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। हम मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे इस चैप्टर में हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़नी है वो हमारे पास होगी मीन की, डिफरेंस बिटवीन मीन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, प्रपोर्शन की, डिफरेंस बिटवीन प्रपोर्शन की और वेरिएंस की भी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन। अब इसमें से लर्न करने वाला था पैरामीटर की डेफिनेशन, स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन, स्टैंडर्ड एरर की डेफिनेशन और नेक्स्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन। अभी तक चार डिस्ट्रीब्यूशन आपने डेफिनेशन लर्न करनी और फार्मूले उसको अच्छी तरह से देख लेना। ये फार्मूलास आपके यूज होंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट इसके बाद सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। हमने इन जनरल डेफिनेशन पढ़ी थी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक की, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर केस क्या आ गया है, ऑफ सैंपल मीन। पीछे में देखी थी, ये देखें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक का मतलब कोई भी स्टैटिस्टिक आप ले सकते हैं, मीन ले लें, प्रोपोर्शन ले लें, जो भी, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर केस क्या होता है, सैंपल मीन एक्स बार की आपने डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है। The sampling distribution of sample mean x bar is the probability। देखिए वही वर्डिंग है यहाँ पे, बिल्कुल वहाँ पे स्टैटिस्टिक लिखा होता था, यहाँ पे सैंपल मीन लिख दिया उसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया। The sampling distribution of sample mean x bar is the probability distribution of the means of all possible simple random samples of n observation can be drawn from a given population with mean mu and variance sigma scale। और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। वहाँ पे मैंने आपको बताया किसी भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का आप जो स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं उसको स्टैंडर्ड एरर कहते हैं, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का जो आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। यहाँ पे आप पर्टिकुलर केस देख रहे हैं, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। एक्स बार का जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार। अगर आप ये निकाल रहे होते प्रोपोर्शन का, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन, तो वो उसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन का आप स्टैंडर्ड एरर निकाल रहे हैं आप वो यहाँ पे लिखेंगे कि आप मीन के साथ डील कर रहे हैं, मीन का निकाल रहे हैं, प्रोपोर्शन का निकाल रहे हैं या वेरिएंस का निकाल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद ये कंपैरिजन इम्पोर्टेंट है फार्मूलाज बेसिकली। आपने देखिए पॉपुलेशन साइज को हमेशा कैपिटल एन से डिनोट करना है, सैंपल साइज को आपने स्मॉल एन से डिनोट करना है। ये मेंशन होता है कि पॉपुलेशन इज दिस एंड सैंपल इज दिस, ये मेंशन होगा आपको क्वेश्चन में। पॉपुलेशन मीन को आपने म्यू के फॉर्म में लिखना है, जो भी आपको पॉपुलेशन गिवन होगी उसका मीन अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो उसको म्यू से लिखेंगे, और जो सैंपल्स बनाते हैं उनका मीन कैलकुलेट करेंगे उनको म्यू एक्स बार लिखेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन की मीन को म्यू और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के मीन को म्यू एक्स बार, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के मीन को। ठीक है, थर्ड पे हमारे पास वेरिएंस आता है, तो सिंपल वेरिएंस में पता है हम पॉपुलेशन वेरिएंस को सिग्मा स्केल से नोट करते हैं, लेकिन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस को हम सिग्मा एक्स बार कहेंगे। ठीक है, सिग्मा एक्स बार स्केयर, नीचे इसके जो एक्स बार आ गए इसका मतलब है हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसकी कर रहे हैं, मीन की। नेक्स्ट फोर्थ में हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जस्ट उसका अंडर रूट ले लेते हैं और यहाँ पे ये स्टैंडर्ड एरर कहलाता है। यहाँ पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं और यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एरर। वही है, उसको बस अंडर रूट ले लिया सिग्मा स्केल एक्स बार का। इसको रीड करते हैं सिग्मा स्केल एक्स बार, इसको सिग्मा एक्स बार। नेक्स्ट आपने जब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है तो आपने तीन प्रॉपर्टीज हैं जो बेसिकली आपने दो ही हैं, थर्ड तो उसकी एक्सटेंशन है, आपने हमेशा ये प्रूव करनी है कि ये इक्वल आएंगी तो आपका जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसका रिजल्ट और पॉपुलेशन का रिजल्ट इक्वल होगा और आप कहेंगे कि सैम्पलिंग इस केस में बेहतर है। ठीक है, सैम्पलिंग हम इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट पॉपुलेशन के क्लोज आए तो हम कहेंगे इसका हाँ रिलायबल रिजल्ट है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, फर्स्ट थ्योरम है थ्योरम 11.2
द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार डिनोटेड बाय म्यू एक्स बार। मैंने भी आपको बताया कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार के मीन को हम म्यू एक्स बार कहेंगे। अगर यहाँ पे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन हो जाता है तो हम इसको म्यू पी कह देते हैं। अगर यहाँ पे ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर हो जाता है तो यहाँ पे इसको म्यू सिग्मा कह देते हैं। जिसका भी आप जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं वो हमारा यहाँ पे सबसे फिफ्थ में आ जाएगा, इज इक्वल टू द मीन ऑफ सैम्पल्ड पॉपुलेशन। अब जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है वो पॉपुलेशन के मीन के इक्वल आएगा। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने हर क्वेश्चन में प्रूव करनी होगी, ठीक है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन पॉपुलेशन के मीन के इक्वल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी, द वेरियंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज इक्वल टू द वेरियंस ऑफ द पॉपुलेशन। अब ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो आप x बार वो निकालेंगे, वेरियंस निकालेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। ये देखिए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरियंस हमारे पास पॉपुलेशन के वेरियंस के इस तरह से इक्वल होगा, सिग्मा स्क्वायर ओवर n। जस्ट डायरेक्ट इक्वल नहीं है, मीन को तो देखिए तो डायरेक्ट इक्वल है ना, लेकिन यहाँ पे इसको आप n से डिवाइड करेंगे तो ये आपका इसके इक्वल बनेगा, ठीक है। और अगर आपके पास when x bar is the mean of random sample of size n from an infinite population with mean mu and infinite sigma। अगर आपके पास जो है ये तो आपने स्टैंड वेरियंस का केस पढ़ा है ना, अगर स्टैंड डेविएशन का केस निकालना हो तो बस इसका अंडर रूट ले लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा कि आप वेरीफाई करें प्रॉपर्टी वेरियंस की तो आपने ये करनी होगी, अगर वो स्टैंड डेविएशन की कहते हैं तो आपने ये करनी होगी, और ऐसे दोनों कर दें तो ज़्यादा बेहतर होती है। नेक्स्ट इसके बाद अगर आपके पास सिग्मा अननोन हो जाए, सिग्मा आपको ना गिवन हो, ठीक है, तो उस केस में आप सिग्मा को रिप्लेस करते हैं सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन से। अब आपको ये पता ही है कि हमेशा पॉपुलेशन की हमें जो है सिग्मा नॉन नहीं होता, म्यू नॉन नहीं होता, तो हम उसका एस्टिमेट निकालते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी वो कह रहे हैं सिग्मा आपको नॉन नहीं होगा तो आपने उसको रिप्लेस करना होगा एस से, और एस हमारे पास यहाँ पे ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अब उन्होंने ये देखिए ये सारे केसेस हम विद रिप्लेसमेंट के लिए किए हैं। हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं विद रिप्लेसमेंट के लिए, अगर हमारी पॉपुलेशन विद रिप्लेसमेंट के साथ हम डील कर रहे हैं। अगर हमारी पॉपुलेशन विदाउट रिप्लेसमेंट हो जाती है तो फिर हमने क्या करना है। अब देखिए द वेरियंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, देखिए सिग्मा स्क्वायर एक्स बार हम सिग्मा स्क्वायर ओवर एन लिखते हैं ना, अभी हमने जो पीछे पढ़ा है ये विद के केस में यहाँ तक होता है। विदाउट के केस में ये वाली एक चीज मल्टीप्लाई होती है, इसको हम कहते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, यहाँ लिखा भी होगा फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन कहते हैं इसको। जब हमारा डाटा विदाउट रिप्लेसमेंट हो तो वो डायरेक्ट इक्वल नहीं होंगे एक दूसरे के, ठीक है। वो सिग्मा स्क्वायर ओवर एक्स बार सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के इक्वल नहीं होगा, उसके लिए हमें ये करेक्शन फैक्टर जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर दोनों आंसर आपस में क्या आ जाएंगे, सेम आएंगे, ठीक है। और ये आपने ये भी याद रखना है, कुछ इसकी ट्रिक ये है, ज़्यादातर मोस्टली आपको मेंशन होता है कि आपने विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग कर रहे हैं या विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग कर रहे हैं। किसी एक आधे क्वेश्चन में आपको नहीं भी मेंशन होगा तो आपने याद रखना है कि हम विदाउट रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे। स्मॉल एन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा लेस देन 5% ऑफ कैपिटल है, अगर ये केस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। स्मॉल एन लेस देन 5% ऑफ कैपिटल एन, तो फिर हम विद रिप्लेसमेंट ही करेंगे। आपको जहाँ पे मेंशन नहीं होगा कि विद है या विदाउट है तो आपने इस तरह से चेक करना है, स्मॉल एन लेस देन 5% ऑफ कैपिटल एन तो विद रिप्लेसमेंट, और अगर ये स्मॉल एन ग्रेटर देन 5% ऑफ कैपिटल एन हो जाएगा तो ये फिर क्या हो जाएगा, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। फिर हमने विदाउट रिप्लेसमेंट के फार्मूलाज यूज करने, ये फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साथ। नेक्स्ट इसके बाद उन्होंने बताया हुआ है, अगर हम वो तो वेरियंस के लिए बताया था, अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए करते हो तो जस्ट उसका अंडर रूट ले लेंगे, अगर आपको सिग्मा अननोन हो जाएगा तो आप उसको एस से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमने जो पीछे चैप्टर में भी पढ़ा था कि हमारा जो नॉर्मल वेरिएबल था, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल था, उसको हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट किया था। यहाँ भी उन्होंने बताया है कि अगर आप इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, इफ एक्स बार इज द मीन ऑफ रैंडम sample of size n is drawn from a normal population with mean mu and various sigma square। अगर नोन है आपके पास mu और sigma square, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार
is a normal distribution with mean mu and sigma square over n. अगर आप regardless of the size of sample including sample size 1 the distribution, अगर आपने जो है अपनी नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करना हो, स्टैंडर्डाइज सैम्पल के निकालना हो एरर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। वहाँ पे हम लिखते थे ना x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, यहाँ पे हम लिखेंगे x बार, क्योंकि x बार हमारा रैंडम वेरिएबल है, सैंपल जो है हमारे जिसके हम ड्रॉ कर रहे हैं बेसिकली वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन के साथ डील कर रहे हैं ना, तो ये हमारा एक तो हमारा रैंडम वेरिएबल हो गया, ये उसका मीन हो गया सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइज। अब नेक्स्ट इसके बाद सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम में भी ये याद करने की चीज़ें नहीं है, बस ये आपने याद रखनी है, आप एमसीक्यूज में भी पूछ जा सकती हैं और वैसे क्वेश्चन में भी यूज होंगे। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होता है, ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी इसका जिक्र किया था, लेकिन उसकी डिटेल वहाँ पे ऐसे नहीं थी। सेंट्रल लिमिट थ्योरम वो होता है जैसे जैसे आपका एन इंक्रीज करता है, ठीक है, एन के इंक्रीज करने से आपकी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल को अप्रोच कर जाती है। ठीक है, अब देखें फॉर लार्ज सैंपल साइज, ठीक है, ये वर्ड याद रखना, फॉर लार्ज सैंपल साइज द मीन एक्स बार ऑफ अ रैंडम सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन विद मीन म्यू एंड वेरियस सिग्मा स्क्वायर। अच्छा जी, इसमें हमने for a large sample size the mean x bar of a random sample from a population with mean mu and various sigma square has a sampling distribution that is approximately normal with mean mu and various sigma square over n regardless of the distribution shape of the sample population. The larger the sample size, ठीक है, यहाँ से याद रखने की चीज़ है, the larger the sample size the better will be normal approximation. अभी हमने क्वेश्चंस किए थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, तब आपको मैंने बताया था कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्ट हुई है नॉर्मल में, इस तरह से बाकी डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल में कन्वर्ट होती हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम के थ्रू। अगर आपका एन इंक्रीज करता जाता है, एन की वैल्यू ज़्यादा होती जाती है, तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल को अप्रोच कर जाती है। ठीक है, कोई भी डाटा है वो नॉर्मल को अप्रोच कर जाएगा जब आपका एन लार्ज हो जाएगा। अब ठीक है, ये बिल्कुल सिमिलरली जैसे ऊपर लिखा हुआ था, इसको हम ऐसे लिखते हैं एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा एक्स बार। अब सिग्मा एक्स बार की जगह पर आप सिग्मा ओवर अंडर रूट एन भी लिख सकते हैं, हमने इसको पीछे देखा था कि इस चीज़ के इक्वल होता है। अब फर्स्ट एग्जांपल देखना है, ध्यान से देखनी है आपने, विद रिप्लेसमेंट का काम स्टार्ट होने लगा है आज, तो आपने एक बार सैंपल बनाना सीख लेंगे तो आपका पूरा चैप्टर सोल्व हो जाएगा विद रिप्लेसमेंट के सैंपल्स के लिए। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले सैंपल कंसिस्ट ऑफ 4 चिल्ड्रन, पॉपुलेशन है आपकी, उसके कितने यूनिट्स हैं, 4 यूनिट्स है, इसको हम कैपिटल एन लिख लेंगे, विद एजेस 2 4 6 8, ये आपको डाटा गिवन है पॉपुलेशन का 2 4 6 8। ठीक है, एक ऑल पॉसिबल सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ साइज, सैंपल ऑफ साइज ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्मॉल एन हो जाएगा, सैंपल मेंशन है, विद रिप्लेसमेंट हमने काम करना है। ठीक है, ये 4 चीजें हमने क्वेश्चन में देखनी होती है। सबसे पहले इफ x इज द एज ऑफ अ चाइल्ड फाइंड, सबसे पहले हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, फाइंड द थ्योरेटिकल सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार। आपने जो है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है x बार की। नेक्स्ट आपने क्या काम करना है, यहाँ पे हम मेंशन कर सकते थे थ्योरेटिकल सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन, द थ्योरेटिकल सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस, द थ्योरेटिकल सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीडियन, किसी भी चीज़ की वो डिस्ट्रीब्यूशन मांग सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे सैंपल मीन की मांगी है। द मीन एंड वेरियंस ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार, यहाँ पे अपने सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेरियंस निकालना है और उसका स्टैंडर्ड एरर, द मीन वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ये हमारे पास पॉपुलेशन है, ये याद रखनी है। और वेरीफाई दीज प्रॉपर्टीज, ये मेंशन करते हैं वो या नहीं करते हैं, लेकिन आपने प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना होता है क्वेश्चन में दिया होगा। सबसे पहले हमने पॉपुलेशन, जैसे कि वहाँ पे क्वेश्चन में थी, अपनी सेपरेट कर ली लिखकर क्वेश्चन जहाँ पे सोल्यूशन आप स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप पॉपुलेशन लिख लेंगे, नेक्स्ट आप लिखेंगे पॉपुलेशन का साइज क्या, आपके पास n इक्वल टू 4, सैंपल का साइज लिख लेंगे n इक्वल टू 2। नेक्स्ट आपने अब हमने फ्राइडे को पढ़ा था कि आपने सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करनी हो या विदाउट रिप्लेसमेंट, इसमें हमें मेंशन है कि हमने किसके करनी है, विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है कैपिटल N की पावर स्मॉल n, विदाउट रिप्लेसमेंट में होता है NPN, वो हम करेंगे तो नेक्स्ट कल करेंगे तो फिर उसको देखेंगे। n रेज टू पावर n, n यहाँ पे क्या है हमारे पास 4, 4 की पावर 2,
हमारे पास कितने सैंपल्स बन जाएंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स 4 raised to 16 हमारे पास क्या बन जाएंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स, यहाँ पर उन्होंने करके भी दिखाया हुआ है, नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स आपके 16 बन जाएंगे। अब यहाँ से ये उन्होंने टी डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है आपको कि आपने देखिए बेसिकली दो कॉलम्स करने हैं, सॉरी 2 कॉलम्स करने हैं, बाकी सारी चीजें एक्स्ट्रा हैं। एक आपने सैंपल्स का कॉलम करना है, एक आपने एक्स बार का करना है। अगर आपको मीडियन कहते हैं तो आपने मीडियन निकाल लेना, अगर आपको वेरियस कहते हैं तो आपने वेरियस निकाल लेना। इसी जगह पर अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी कहते हैं वो इस जगह पे निकालते हैं, लेकिन सैंपल का कॉलम आपका होता है। अब ये जो है सैंपल सम, ये उन्होंने एक्स्ट्रा कॉलम दिया हुआ, आप ये ना करें तो बेहतर है इतनी इसमें। अच्छा, ये ट्री डायग्राम के थ्रू उन्होंने बताया हुआ है, आपके पास है 468 आपकी जो है पॉपुलेशन। आप चाहे तो इसके थ्रू कर लें, जो लिखा हुआ है 2 4 6, पहले आपने सिंगल वैल्यूज लिख ली सेपरेट करके, फिर उसके बाद 2 के साथ उसके पॉसिबल दोबारा से उसके, क्योंकि सेकंड रो हमने एन जो है हमारा वो 2 है ना, तो हमने 2 टाइम तक इसको करना है, फर्स्ट रो सेकंड रो। फर्स्ट रो में हो सकता है 2 आ जाए, फिर 2 के साथ मे बी 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, ठीक है। इसके बाद 4 है, 4 के साथ भी पॉसिबिलिटीज हैं। फिर इसको नेक्स्ट उन्होंने सैंपल की फॉर्म में लिख दिया 2 2 2 4 2 6 2 8 4 2 4 4। अब इसको मैं आपको यहाँ से देख, आप टी डायग्राम से खुद समझ लीजिए कि बिल्कुल इजी है। वैसे अगर देखना हो तो देखें, सबसे पहले ये 2 है, विदाउट रिप्लेसमेंट में केस में हमने पढ़ा था कि सैंपल अपने साथ भी बन सकता है, तो हम कह सकते हैं 2 2, ठीक है, 2 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, ये हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आप कहेंगे 4 2 4 4 4 6 4 8, ये 4 सैंपल बन गए, 4 पहले थे, 4 ये हो गए, फिर उसके बाद 6 की बारी आ गई, 6 2 6 4 6 6 6 8, ठीक है, अब 12 हो गए। उसके बाद 8 की बारी आ गई, 8 2 8 4 8 6 और 8 8, हमारे पास 16 सैंपल्स बनेंगे, ठीक है, सैंपल बना लिए हमने 2 2 2 4 2 6, ये सो जो मैंने आपको वहाँ पे बताए थे। आप चाहे तो ये टी डायग्राम के थ्रू बनाएं, ये आपकी ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए फर्स्ट, उसके बाद तो आपको आए जाते हैं, तो आप ऐसे बनाते हैं बेसिकली। यहाँ पे 2 कॉलम्स बनेंगे, आपने सैंपल बना लिए। नेक्स्ट उसका मीन निकालना है, उन्होंने मेंशन बार बार किया कि आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है मीन की, ठीक है। अब 2 2 का जब आप मीन निकालोगे 2 आ जाएगा, 2 4 का मीन निकालेंगे 3 आ जाएगा, 2 6 का इन मीन निकालना आता है ना, इन दोनों को कैलकुलेटर पे ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास ये आता जाएगा। 2 8 को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, हमारे पास ये आ गया। इसमें ये सारा कॉलम हमारे पास मीन का आ जाएगा। यहाँ पे उन्होंने इसका फॉर्मूला भी बताया हुआ है, समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स का मतलब दोनों वैल्यूज को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, इन दोनों वैल्यूज को ऐड किया, 2 पे डिवाइड, सो ऑन, हर एक वैल्यू को ऐड करते जाएंगे, 2 पे डिवाइड करते जाएंगे, हमारे पास उसके कोरिस्पॉन्डिंग मीन आता जाएगा, ठीक है। 2 कॉलम्स ही आपको चाहिए होंगे, एक आपने सैंपल्स का और सेकंड मीन का, बाकी एक्स्ट्रा कॉलम करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट के बाद हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा फर्स्ट पार्ट आ रहा है क्वेश्चन का। यहाँ पे तो हमने जस्ट सैंपल बनाए हैं ना पहले, अब हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन बना रहे हैं, जो हमने पढ़ते आ रहे हैं कि सैम्पलिंग कर रहे हैं, ये बेसिकली सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन है, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, देखें आपकी जो है बार की वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है। एक्स बार की वैल्यू 2 3 4 सो ऑन आपके पास 8 तक आ रही है, तो आप सबसे पहले वेरिएशन लिख लेंगे 2 3 4 5 6 7 8, आपकी एक्स बार की वेरिएशन ये आ रही है, ठीक है। आपने ऊपर से ऊपर लिख ली एक्स बार की वैल्यूज। नेक्स्ट इसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी, कुछ लोग टैली भी निकाल लेते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, आपकी अपनी मर्जी, आप टैली निकालें या ना निकालें, हम डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। अब 2 टाइम्स हमारे पास जो 2 है 2 बार आया है, यहाँ पे सैंपल्स 2 हमारे पास एक बार ही आया, तो हम इसके सामने इसकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे 1। उसके बाद 3 को देखेंगे, 3 हमारे पास सैंपल्स में कितनी बार आया, 1 2 टाइम आया, तो इसके सामने इसकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे 2। 4 कितने टाइम आया हमारे सैंपल्स में, मैं इसकी फ्रीक्वेंसी वाला समझा दें, हाथ से आप देख लें। फ्रीक्वेंसी वाले समझा रही हूँ मैं, दोबारा से कहा देखें, एक बार देखें।
आपने सैंपल्स बना लिए, एक्स बार निकाल लिया। अब इस एक्स बार की डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, ठीक है, इस एक्स बार की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। आपने सबसे पहले एक्स बार की वेरिएशन लिख ली 2 से 8 तक, यानी कि जा रहा है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग आपने अब इसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया 2 कितने टाइम आ रहा है इस डाटा में, हमारे पास 1 टाइम आ रहा है, हमने 1 लिख दिया। 3 हमारे पास डाटा में 2 टाइम आ रहा है, हमने उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी 2 लिख दी। 4 हमारे पास 1 2 3 4 हमारे पास बस 3 टाइम आ रहा है, तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, 4 के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी 3 लिखती है। नेक्स्ट हमने 5 को देखना है। 5 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 हमारे पास टाइम आ रहा है। सिमिलरली आप 6 को देख लेंगे, 7 को, 8 को, आपकी फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी यहाँ से। अब आपने नंबर ऑफ सैंपल्स कितने बनाए थे, 16 बने थे ना हमारे सैंपल्स, तो आपके पास इसका टोटल हमेशा 16 की बनाना चाहिए, जितनी आपके सैंपल से फ्रीक्वेंसी का टोटल। समीशन एफ आपका 16 आ गया, आपने ऐड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपने जो है इस एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आपने अभी हमने जो वो पढ़ी थी डेफिनेशन, उसमें देखा था ना कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। आपने इसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना है फ्रीक्वेंसी को। ये हमने फर्स्ट ईयर में भी देखा था कि कैसे कन्वर्ट करते थे। आपने इसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार लिख लिया कि आप एक्स बार की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, एफ डिवाइडेड बाय समीशन एफ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है, किसी भी चीज़ का फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है ना। तो हमने लिख लिया 1 डिवाइडेड बाय 16, ये फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी आ गई। 2 डिवाइडेड बाय 16 सेकंड, 3 डिवाइडेड बाय 16, 4 डिवाइडेड बाय 16, सो ऑन इस तरह करेंगे। और इसका प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है, ये भी आपको पता है, ठीक है। ना प्रोबेबिलिटी नेगेटिव होती है, ना 1 से बड़ी होती है, हमेशा 1 ही मतलब इसका सम बनता है। अच्छा, इसके बाद आपने क्वेश्चन में देखा था कि आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है मीन की, और उसके बाद उसका मीन निकालना है, वेरियंस निकालना है, और स्टैंडर्ड एरर निकालना है, ठीक है। अब मीन के लिए आपको एक्सपेक्टेशन में आपने पढ़ा था कि आप एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार से, तो ये जो सम आ जाएगा इसको हम एक तरह से मीन कहते हैं। एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले कॉलम से, तो आपके पास ये वाला कॉलम आ जाएगा, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करना है, आपने प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई किया एक्स से, आपके पास ये वाला कॉलम आ गया। नेक्स्ट जो ये कॉलम आ गया, इसको फिर दोबारा मल्टीप्लाई किया एक्स से, तो आपके पास एक्स बार स्क्वायर ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार आ गया। अब इनके सम आपने निकाल लिए। सबसे पहले हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका फर्दर फार्मूला ये हो जाएगा, समीशन एक्स बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। ये एक्सपेक्टेशन का जो चैप्टर किया था हमने फर्स्ट ईयर में, उसमें हमने ये फार्मूलाज को देखा था। किसी भी चीज़ की आपने एक्सपेक्टेशन निकालनी है, अगर फॉर एग्जाम्पल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, समीशन, हमने ई को समीशन में कन्वर्ट कर देते हैं, एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। ये अब यहाँ पे एक्स बार था साथ, तो एक्स बार आ गया, और ये पी ऑफ एक्स बार आ गया, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, ये 5 आ गई, ठीक है। फर्स्ट हमने स्टैंडर्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकाल लिया। नेक्स्ट वेरियंस का फॉर्मूला हमारे पास, वेरियंस ऑफ एक्स बार को हम ऐसे लिख सकते हैं, मिशन एक्स बार स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार होल का स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ, ठीक है। ये फॉर्मूले में आपने सबसे पहले ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दी, मीन की वैल्यू यहाँ पे रख के इसका स्क्वायर ले लिया, और उसको सोल्व किया, तो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर एक्स बार की वैल्यू आ गई। फिर आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन भी निकाल लिया, वेरियंस भी निकाल लिया। उसका स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए आप उसका जस्ट अंडर रूट ले लेंगे, आपके पास स्टैंडर्ड एरर भी आ गया। सबसे पहले आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी बना ली, उसका मीन भी निकाल लिया, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी, वेरियंस भी। नेक्स्ट जब आपने पॉपुलेशन के मीन वेरियंस निकाल के फिर कंपेयर करेंगे ना, अब आपके पास पॉपुलेशन आपने देखी थी 2 4 6 8 आपके पास पॉपुलेशन है जो क्वेश्चन में गिवन है। इसका मीन वेरियंस आप निकालने के लिए सबसे पहले एक स्केल कर लेंगे। अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, जैसे कि पता है ना आपको, ग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा दो तरह से मीन वेरियंस निकालने हमने सीखे हुए हैं। ये अनग्रुप डाटा एक तरह से 2 4 6 8, अनग्रुप डाटा के लिए हम जस्ट एक्सकेप कर लेते हैं, एक्सकेप कर लिया और उन दोनों के सम करके फिर म्यू के लिए हम करते हैं समीशन एक्स ओवर कैपिटल एन, ये हमारे पास म्यू आ गया। सिग्मा स्केयर के लिए हम क्या करते हैं, समीशन एक्स स्केयर ओवर एन माइनस म्यू स्केयर। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर दी, हमारे पास दोनों के लिए आ गया। फर्दर इसका अंडर रूट ले लिया, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन है क्योंकि ये
पॉपुलेशन का है ना, वो ये वाला स्टैंडर्ड एरर था, ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का था कि हमने म्यू निकाल लिया, वेरियंस निकाल लिया, सिग्मा निकाल लिया। अब ऊपर वाले सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की भी ये तीनों चीज़ें निकाल ली, और पॉपुलेशन की भी तीनों चीज़ें निकाल ली। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट स्टेप होता है वो वेरिफिकेशन होता है। अब वेरिफिकेशन करने के लिए हमने पढ़ा था कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, म्यू एक्स बार इक्वल टू म्यू। हमने भी एक्स बार की वैल्यू वहाँ से पीछे से पुट की, म्यू की पुट की, देखा 5 इक्वल टू 5 हमारे पास प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, विद रिप्लेसमेंट का केस था, इसलिए यहाँ पे आपके साथ वो जो है फाइनाइट पॉपुलेशन रिडक्शन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अगर वो ये विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो वो मल्टीप्लाई होता। सिग्मा स्केयर एक्स बार आपके पास है, सिग्मा स्केयर ओवर एन के इक्वल। आपने सिग्मा स्केयर एक्स बार की वैल्यू यहाँ पे रख ली, सिग्मा स्केयर ओवर एन की जो है वो वैल्यू रख ली, दोनों को कंपेयर किया, ये भी हमारे पास सेम आ रहे हैं। थर्ड में हमने करना होता है बस जैसे इनका अंडर रूट ले लेंगे, यहाँ पे इसका अंडर रूट लेंगे, सिग्मा एक्स बार इसका अंडर रूट लेंगे, ये अंडर रूट एन हो जाएगा और ये सिग्मा आ जाएगा सिग्मा स्केयर की जगह पे। इनको आपस में सोल्व किया तो हमारे पास ये भी प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट में हमने सबसे पहले देखिए, एक बार मैं आपको ब्रीफली रिव्यू कराऊँ क्वेश्चन को। हमने अपने सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छी तरह से रीड करना है, इसमें से चीज़ें निकालनी है, उनको नोट डाउन करने के बाद नंबर ऑफ सैंपल्स लिखने हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा नंबर ऑफ सैंपल्स होता है कि हमने कितने बनाने हैं, फिर उसके बाद हम सैंपल्स बनाते हैं और उसका मीन निकाल लेते हैं। अगर हमें मीन की डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो मीन निकाल लेंगे, अगर वेरियंस की चाहिए तो वेरियंस, प्रोपोर्शन की चाहिए तो प्रोपोर्शन की। ये तो आपने निकालने ही है, इस पूरे चैप्टर में सैंपल्स तो आपको निकालने ही होंगे। ठीक है, सैंपल निकाल लिए, उनका मीन निकालिए। नेक्स्ट हमारा स्टेप था जो हमारे से फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछा था, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना ली। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्वेश्चन में भी पढ़ा था ना कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं। पहले वो रैंडम वेरिएबल लिखते हैं, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और फिर उसका मीन के लिए ये कॉलम एक्स्ट्रा हमने निकाल लिया, वेरिएंस के लिए ये वाला कॉलम निकाल लिया और ये सारे मल्टीप्लाई करके और फॉर्मूलाज में पुट करके सिंप्लीफाई करके हमारे पास मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड एरर आ गया। और इसके बाद नेक्स्ट पॉपुलेशन के लिए मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया और इन दोनों को यूज करके हमने अपना रिजल्ट्स वेरीफाई कर लिए कि हमारे ये रिजल्ट्स ये शो कर रहे हैं। क्लियर है? विद रिप्लेसमेंट का आज हमने क्वेश्चन कर लिया। अब सेकंड भी विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, इसको भी हम देख लेते हैं। 11.2 अब पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 369, ये हमारे पास पॉपुलेशन होगी। अब इसमें 3 यूनिट्स हैं, अब इसका मतलब है कैपिटल एन हमारे पास क्या हो जाएगा 3, कैपिटल एन हमारे पास 3, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं उतना हमारा कैपिटल एन हो गया। टेक ऑल पॉसिबल सिंपल रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज 3, आपने सिंपल रैंडम सैंपल जो साइज 3 लेना है विद रिप्लेसमेंट लेना है और स्मॉल एन आपके पास क्या है यहाँ पे 3। अभी पीछे क्वेश्चन में हमने देखा था हमारे पास स्मॉल एन था, स्मॉल एन हमारे पास 2 था और विद रिप्लेसमेंट का ही केस था, लेकिन यहाँ पे एन 3 हो गया। तो आपने सैंपल्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 ड्रॉ करके निकालने होंगे और इसमें भी वही रिलेशनशिप आपने वेरीफाई करना है। आपने द मीन ऑफ एक्स बार एंड पॉपुलेशन मीन आपने ये निकालने फर्स्ट प्रॉपर्टी, द वेरियंस ऑफ एक्स बार एंड पॉपुलेशन वेरियंस सेकंड प्रॉपर्टी, ये थर्ड प्रॉपर्टी, और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है मीन। ये चीज़ें आपने सारी क्वेश्चन से निकालने हैं कि आपने क्या क्या निकालना है इसमें। नेक्स्ट इसके बाद आपने सिमिलरली क्वेश्चन की तरह पॉपुलेशन लिखी, पॉपुलेशन साइज लिखा, सैंपल साइज लिखा और नंबर ऑफ सैंपल्स आपके क्या होंगे n रेज़ टू पावर n, 3 रेज़ टू पावर 3, हमारे पास कितने सैंपल्स बन जाएंगे 27 हमने सैंपल्स निकालने अपने क्वेश्चन में। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, पीछे क्वेश्चन में आपने देखा था कि फर्स्ट रो सेकंड रो बस 2 ड्रॉ थी, लेकिन यहाँ पे थर्ड ड्रॉ क्योंकि एन हमारे पास 3 है तो इसलिए 3 टाइम हमें इसको करना पड़ेगा। अगर आप इसके टी डायग्राम के थ्रू बनाते हैं तो आप ऐसे बना लेंगे, अदरवाइज एक बार देख लेते टी डायग्राम को भी। पॉपुलेशन का फर्स्ट यूनिट आपने 3 लिख लिया, 3 की फर्दर पॉसिबिलिटीज क्या है 369, पॉपुलेशन के फर्दर ये यूनिट्स आ गए। फिर नेक्स्ट 3 आने के चांसेस क्या है 369 और 6 के सामने भी 369, 9 के सामने भी 369। ये तो आपने नेक्स्ट आप निकाल लेंगे सिमिलरली पॉसिबिलिटीज 6 की फिर 9 की, ये आप देख रहे हैं टी डायग्राम के थ्रू। ठीक है, अगर हमने डायरेक्ट जिस ना पीछे क्वेश्चन में देखा था कि सैंपल्स निकालने हो तो फिर क्या करना होगा, उसके लिए आपने करना होगा सबसे पहले आपका 3 है जो पॉपुलेशन का यूनिट है। ठीक है, इस 3 को लिख लेंगे, मतलब हमने यहाँ पे लिखना होगा सबके साथ। सबसे पहले हम सैंपल बनाएंगे